नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। पिछले एक साल में निफ्टी जो है करीब 25% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। वहीं सेंसेक्स को देखें 23% भाग चुका है। बाजार में आप समझिए निवेशकों ने पिछले 2-3 सालों में खूब पैसा बनाया है और जब पैसा बनाया तो टैक्स चुकाने की भी बारी आ गई है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख जो है वो 31 जुलाई है, जो कि अब बेहद नज़दीक है। कुछ ने तो आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी आईटीआर फाइल भरना है उन्होंने शुरू किया है। अब ऐसे में टैक्स पेयर्स के मन में ढेरों सवाल है, ना सिर्फ शेयर मार्केट के मुनाफे से टैक्स कैसे बचाया जाए जो मुनाफा उन्होंने कमाया, बल्कि दूसरे तमाम तरह की आय जो भी कमाते हैं, जो भी सोर्स है उस पर किस तरीके से टैक्स की बचत की जाए। इन्हीं तरह की उलझनों को सुलझाने के लिए हम लोग बिजनेस टुडे बाजार एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि बजट बहुत नज़दीक है, ऐसे में नौकरी पेशा के लिए किस तरह के ऐलान हो सकते हैं इस बजट में, किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं नौकरी पेशा, तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दिग्गज जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बिजनेस टुडे बाजार में। मैम, मेरे सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये बताइए कि स्टॉक्स से जो कमाई हुई है बहुत सारे निवेशकों की, उनके मन में ये सवाल है इस समय कि किस तरीके से यहाँ पर टैक्स की बचत की जाए, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने कमाया है यहाँ पर टैक्स शेयरों के जरिए कमाई करके, तो यहाँ पे बचत कैसे की जाए टैक्स की। बिल्कुल हर्ष, अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में ज्यादातर लोग इक्विटी में कुछ ना कुछ लॉस या प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी कि पहले अगर हम देखें कोविड से पहले जितने लोग ट्रेडिंग करते थे या इन्वेस्टिंग करते थे उससे कहीं ज्यादा कोविड के बाद करना शुरू हुए हैं। और अब हर साल लगभग 85-90% लोगों की आईटीआर में कहीं ना कोई कैपिटल गेन तो होता ही है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई की, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होती है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर की। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न है, जो अब आप असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल कर रहे हैं। तो अब आप जो रिटर्न 31 जुलाई को फाइल करेंगे उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। यानी कि जो आपने लास्ट ईयर ट्रांजैक्शन कर दी है आपको वही दिखानी होगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है इक्विटी से, तो आपको 10% टैक्स देना होगा, जिसपे आपको 1 लाख की छूट मिलेगी। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, और प्रॉपर्टी से है या गोल्ड से है तो उनके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। अब अगर आप देखिए इस साल कई लोग जब अपनी आईटीआर फाइल करने बैठेंगे तो उनको एक झटका लगेगा ये देख के कि उनको कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है कैपिटल गेन्स पे, जबकि वो ये टैक्स बचा सकते थे। तो उसके लिए आपको लॉस हार्वेस्टिंग, टैक्स हार्वेस्टिंग को देखना है। हर साल आपको 1-1 लाख का इक्विटी का जो कैपिटल गेन है उसको बुक करना है, ताकि आपको उसका टैक्स की छूट हर साल मिल सके। जब तक बजट में इसका कोई बहुत बड़ा उसमें कोई बदलाव नहीं आता, बजट आने वाला है, हो सकता है इसमें कोई चेंजेस हो। एज ऑन डेट तो यही रूल है, तो उस हिसाब से आपको करना है। इसके अलावा आपको लॉसेस भी साथ साथ बुक करके चलने हैं, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो आप लॉसेस से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो लॉसेस हैं आपके, वो कई बार आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस रेट पे बेच के लॉस बुक कर रहे हैं उसी रेट पे दोबारा खरीद भी सकते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में वो लॉस आ गया। उस लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने गेन के साथ। तो इस तरीके से आपका काफी टैक्स बच सकता है। लेकिन पिछले साल की जो रिटर्न है उसके लिए जो सबसे मेजर चीज का आपको ध्यान रखना है, आपकी जो स्टेटमेंट्स है कैपिटल गेन की, वो आपको ठीक से रिटर्न में डालनी है और अपने एआईएस से मैच करके डालनी है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे चूक कर जाते हैं। बिल्कुल, और मैम आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, क्योंकि नुकसान के साथ एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन जब आप 1 लाख से ऊपर जाएंगे, अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 10% आपको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, और तमाम निवेशकों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जहाँ मुनाफा कमाए वहाँ टैक्स तो चुकाना आपको पड़ेगा, अगर आप उस दायरे में आते हैं तो। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, काफ़ी ये कॉमन सवाल है और बहुत बार बिजनेस टुडे के प्लेटफॉर्म पर इस तरह के सवाल आए हैं यहाँ पर, अगर क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन एक टैक्स पेयर के मन में है यहाँ पे कि मान लीजिए कि सालाना 10 लाख तक वो कमाई कर रहे हैं, और ये वो समझना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में रहा जाए या ओल्ड टैक्स रिजीम में रह जाए, कहाँ ज़्यादा टैक्स बनेगा, क्योंकि मैम नए टैक्स रिजीम में तो 7 लाख तक फ्लैट टैक्स छूट है, ज़ीरो है टैक्स। तो आपका मानना क्या है, आपकी क्या सलाह रहेगी कि जो सालाना 10 लाख तक कमाई कर रहा है उसको कहाँ जाना चाहिए।
देखिए जो जिसकी एनुअल इनकम 10 लाख है, तो उसका अगर हम देखें न्यू रिजीम में जो 7 लाख तक की रिबेट मिलती है वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी इनकम 7 लाख के ऊपर जा रही है। तो उनका स्लैब 3 लाख से शुरू होगा। अगर ये ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो इनका स्लैब 2.5 लाख से शुरू होगा, और अगर इनकी इनकम सारी डिडक्शंस लेने के बाद 5 लाख के नीचे आती है तो इनको कोई टैक्स नहीं देना। तो अगर इनकी डिडक्शंस इतनी है जो इनकी 10 लाख की इनकम को 5 लाख के नीचे ले जाए, ये कब होगा? जब आप 80C का पूरा बेनिफिट लेते हैं, 80D का पूरा बेनिफिट लेते हैं, इसी के साथ साथ या तो आपका कोई मेजर हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट रिपेमेंट है ईएमआई कंपोनेंट में वो जा रहा है, या आपका एचआरए का काफी मेजर कंपोनेंट है। जब ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आपके रिटर्न में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं 5 लाख के नीचे आ सकते हैं। अगर तो आप 5 लाख के नीचे आ सकते हैं तो सोचने वाली बात ही नहीं है, आपको ओल्ड रिजीम में ऑप्ट करना है। बट अगर आप 5 लाख के नीचे नहीं आ रहे हैं तो आपको कंपेयर करना है दोनों में कि आपका कितना टैक्स बन रहा है। कुछ केसेस में डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितनी डिडक्शंस हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल पे कि कौन कितनी डिडक्शन क्लेम कर रहा है। तो जिसकी जितनी डिडक्शन है उसके हिसाब से उसके लिए ओल्ड और न्यू का जो है उसको चूज करना होगा। जो लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उनके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे, इनकम टैक्स ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे, या नॉर्मली भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स गूगल पे जी। अवेलेबल हैं, जिसको आप जाके अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के आप कैलकुलेट करके इजीली देख सकते हैं कि आपका कौन सा टैक्स, आपका कौन सा रिजीम आपके लिए बेटर है। ठीक है मैम, और यहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 10 लाख पे 10 लाख की सालाना आय और 5 लाख तक उन्होंने एक तरीके से छूट मिल गई उनको, सब तरह के उन्होंने रिबेट का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जहाँ पे टैक्स छूट मिल सकती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का था वहाँ पे सबका इस्तेमाल करके करीब 5 लाख हो गया। यानी कि अब उनको जो टैक्स चुकाना पड़ेगा वो 5 लाख की आय पे चुकाना पड़ेगा। उसी तरीके से न्यू नहीं जो नहीं नहीं नहीं। नहीं हाँ, नहीं नहीं हर्ष, इसमें जो छूट है आपकी वो जी आपकी 2.5 लाख तक ही है। अगर आप 5 लाख के नीचे आते हैं तो आपका सारा टैक्स माफ हो जाता है। जी। अगर आप 5 लाख से थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो आपका स्लैब 3 लाख 2.5 लाख से शुरू होगा। 2.5 लाख तो तक आपको शुरू होगा। टैक्स 2.5 लाख से, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था व्यूअर्स को, और उसी तरीके से जो न्यू टैक्स रिजीम है वैसे ही होगा। 7 लाख तक अगर आप आ गए दायरे में तो ठीक है, वरना फिर वो उसी स्लैब से आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स बिल्कुल चुकाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक बिल्कुल। है मैम, आपने इसके ऊपर क्लैरिटी दे दी। अब यहाँ पर मैम एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो आजकल के कहीं यूथ हैं वो खुद से भी रिटर्न फाइल करते हैं, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अपना सी आप खुद बने ये और भी अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ गाइडेंस आपको ज़रूर साथ साथ लेते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। तो एक चीज़ ये बताइए कि जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर सीए की मदद से भी फाइल कर रहे हैं मैम, अमूमन किस तरह की गलतियाँ ज़्यादातर हो जाती हैं और किस तरह की गलतियों से बचना चाहिए, यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए सबसे पहले तो हर्ष, अगर आप किसी और से रिटर्न फाइल करा रहे हैं, किसी सीए से या किसी और प्रोफेशनल से, तो उस केस में सबसे पहले तो आपके पास जो आपकी पोर्टल पे डिटेल्स हैं, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वो सारा आपका अपना होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई जो उनके ऑफिस में कोई भी है उन्होंने अपना दिया हुआ है, थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि जी। आपके पास ईमेल्स नहीं आएगी, आपको नहीं पता लगेगा कि अगर आपकी कोई डिमांड या कोई नोटिस आपके लिए आपके ऊपर आपके पैन पे आया है। दूसरा, जब आप फॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म सही सिलेक्ट करना है। बेसिकली अगर आप कोई अपनी इनकम मिस कर देते हैं, यानी कि जैसे आपकी सैलरी से इनकम है, साथ में आपकी कैपिटल गेन इनकम भी है, लेकिन कैपिटल गेन आपने इनकम रिपोर्ट ही नहीं की, आप भूल गए क्योंकि आपका छोटा मोटा कैपिटल गेन था, या आपने अप्रैल 2023 में, कि आपको लग रहा है कि वो तो बहुत पुराना है, शायद मैं उससे पहले वाले साल में दे चुका हूँ, और आप उसको मिस कर देते हैं, तो उस केस में आपका पूरा फॉर्म ही गलत हो जाएगा। और जहां आपका एआईएस और 26 से मिसमैच आया, यानी कि आपकी कोई भी इनकम एआईएस और 26 में अगर दिख रही है और आपने उसको रिटर्न में नहीं इनकॉर्पोरेट की, तो डेफिनेटली आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई इनकम रिपोर्ट आपकी नहीं हुई है और आपकी एक्चुअल वो इनकम है, आपको वो भी दिखानी है। तो अगर आप एआईएस देखेंगे, कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है, एआईएस देखने के बाद बहुत लोगों को ऐसी बहुत सारी इनकम्स के बारे में पता लगता है जो उनको पता ही नहीं था उनकी इनकम हो रही है, या वो डेफिनेटली उसको स्किप करने वाले थे, बिकॉज वो भूल चुके थे कि वो इनकम उनकी हुई थी, शायद साल के शुरुआत में हुई, या इतना छोटा अमाउंट था कि उन्होंने उसको रिकॉर्ड में लिया ही नहीं। तो कोई भी इनकम आपको मिस नहीं करनी है।
तो और मैम आपके यही मिस हेड्स रिपोर्टिंग हेड्स होती ऑफ है कई बार एआईएस में, जो मिस रिपोर्टिंग होती है तब ऐसी स्थिति में दिक्कत में आ सकते हैं टैक्स पेयर्स। देखिए, एआईएस में डेफिनेटली कई बार मिस रिपोर्टिंग हो जाती है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा सा ये इम्प्रूवमेंट जी हो रही है, इसमें पहले काफी ज्यादा मिस रिपोर्टिंग थी, अभी थोड़ी कम है, बट अभी भी हो रही है। तो उस केस में आपको फीडबैक का ऑप्शन दिया गया है, जिसको और इम्प्रूव भी कर दिया है। अब इमिजिएटली आप जो फीडबैक डालते हैं वो आपका ऑन अकाउंट ले लिया जाता है। तो अगर जी आपने अपना एआईएस चेक किया और उसमें कोई ऐसी इनकम है जो आपकी नहीं है, हो सकता है जी। वो गलती से आपके पैन पे किसी ने रिपोर्ट कर दी है, या उसमें गलत अमाउंट रिपोर्ट हो गया है, कोई भी केस हो सकता है। तो उस केस में आपको उसमें फीडबैक डालना होगा, और फीडबैक में आपको एग्जैक्टली बताना होगा कि कहाँ मिसमैच है, और उसको ऑन अकाउंट ले लिया जाएगा, और फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये फीडबैक सही और जेन्युइन होना चाहिए, बिकॉज अगर वो एक्चुअल में आपकी इनकम थी, तो आप ये अगर आप ये फीडबैक डाल देते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है मैम, आपने सब चीज़ों को बताया। अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, बजट की बात करते हैं। आगामी बजट आ रहा है और पिछले बजट में वोट ऑन अकाउंट था ये, इसलिए शायद बड़े ऐलान नहीं देखने को मिले, लेकिन अब मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट है और ये पेश करने जा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और किस तरह की उम्मीद इस बजट से जताई जाए, कहाँ राहत देख रहे हैं आप? क्योंकि मैम आपने तो बहुत सारे बजट्स कवर किए और आप तो बारीकियाँ समझाती भी हैं यहाँ पर टैक्स के मोर्चे पे भी, और बहुत सारे जीएसटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि एक आम व्यूअर को, एक आम लोग को समझने में दिक्कत होती है। तो ये बताइए मैम, कहाँ स्पेस बन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि ये फुल बजट है, इंटरम में एज एक्सपेक्टेड कुछ खास अमेंडमेंट नहीं आई थी, और आने भी नहीं चाहिए थी। तो अब जो बजट आ रहा है इसमें डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे, और अगर हम पर्टिकुलरली पार्ट बी ऑफ द बजट की बात करें, जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो उसमें मुझे लगता है बहुत मेजर चेंजेस इस साल हमें देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली बिकॉज सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है पॉपुलिस्ट बजट भी निकाला जाए, जिसमें टैक्स पेयर्स को हो सकता है हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देखने को मिले, या हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ बदलाव देखने को मिले, 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख हो जाए, या हो सकता है कुछ कैपिटल गेन में बहुत बड़ा चेंज, जो बेनिफिशियल अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स के लिए ही होना चाहिए। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है इस बार बजट में हो सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा चेंज तो इस बार बजट में आने वाला है, ये मेरी पूरी उम्मीद है। कितने चेंजेस आएंगे ये हम 23rd को देखेंगे, बट अब मेरी पूरी उम्मीद है कि इस बार एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमारा जो टैक्स है, टैक्स पेयर्स जो हर साल पे करते जी हैं, वो थोड़ा सा उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। क्योंकि अगर आप देखें 2014 से आज हम 2024 में बैठे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, बिल्कुल। टैक्स जी पेयर्स के हाथ में ज्यादा पैसा बचता नहीं है। तो जी यहाँ पे जी। कुछ मेजर चेंजेस इस साल देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊँ, मैम आपने ज़िक्र किया है जिस तरीके से यहाँ पर की सीटें इस बार हम लोग देख रहे थे कि कम आई है, मेजॉरिटी में नहीं आई सरकार, और उसका आकलन भी किया गया कि वोट परसेंटेज आखिर नीचे गया, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आए कि जो टैक्स पेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कंसर्न था कि उनको राहत कई मोर्चे पर नहीं मिली। एक कारण ये भी बताया गया रिपोर्ट में, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। पुरानी टैक्स व्यवस्था पर करीब 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, वहीं नई पे 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है यहाँ पर। तो आपको लगता है कि क्योंकि सरकार का जो फोकस पिछले कुछ दिनों से रहा है वो न्यू टैक्स रिजीम पे सबसे ज़्यादा रहा है, तो आपको लगता है कि पुराने के मुकाबले न्यू पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इस बार भी उसको और ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाएगा? बिल्कुल हर्ष, मैं इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अल्टीमेटली जो ओल्ड रिजीम है उसको खत्म ही कर दिया जाएगा। क्योंकि दो रिजीम रखने का कोई सेंस बनता नहीं है लॉन्ग रन में। मैं ये नहीं बोल रही कि इस बजट में ओल्ड रिजीम को खत्म कर देंगे, बट आने वाले कुछ बजट्स में हम देख सकते हैं कि ये जो ओल्ड रिजीम है इसको खत्म कर दिया जाएगा। जो न्यू जी रिजीम है उसी पे फोकस रहेगा सरकार का, और वो दिख भी रहा है क्लियरली कि सरकार का फोकस न्यू रिजीम पे ही है। तो इस बजट में हो सकता है कि आपको न्यू रिजीम में कुछ और चेंजेस देखने को मिले, जैसे पिछले बजट में हमें देखने को मिला कि स्टैंडर्ड डिडक्शन री इंट्रोड्यूस कर दी गई। जी यानी कि जी। ओल्ड ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी, न्यू में नहीं मिलती थी, उसको नहीं न्यू में भी मिलती। लेके आए। तो जो भी चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस, वो न्यू रिजीम में ज्यादा पॉसिबिलिटी है होने की ओल्ड रिजीम के मुकाबले। क्योंकि ओल्ड रिजीम मुझे लगता है धीरे धीरे फेड आउट होके खत्म ही हो जाने वाली है, तो उस पर सरकार का फोकस करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो बिल्कुल। न्यू रिजीम में हो सकता है हमें काफी चेंजेस देखने को मिले।
बिल्कुल मैम। और अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं, जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने ज़्यादा सेविंग पर ज़्यादा फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया है ज़्यादा सेविंग हो सके ताकि, लेकिन आजकल की जो यूथ है उनके लिए तो ये अच्छी है कि उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि सीधा फ्लैट कर जाए तो उस पर बहुत क्लैरिटी रहती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन आप देखना होगा कि किस तरीके का कदम उठाया जाता है, ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा। लेकिन मैम आपके साथ हमेशा बहुत मज़ा आता है बात करके, बहुत सारी जानकारियाँ निकलती हैं Same here. और इस बार भी बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी इस नॉलेज से, इस जानकारी से ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए। Thank you. तो ये खास चर्चा आप सुन रहे थे बेसिकली क्योंकि बजट भी आ रहा है और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो आखिरी तारीख है 31 जुलाई है, उससे पहले हमने कोशिश करी आपको कि तमाम पहलुओं को अवगत कराएं आपको, ताकि समझ में आ सके कि रिटर्न फाइलिंग को लेकर जो आपके मन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी सवाल हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके। कैसी लगी आपको पूरी चर्चा, कमेंट करके